सभी लोगों के लिए क्रिसमस एक खुशी का वक्त होता है, अपने परिवार के साथ रहने का और तोहफे लेने का। लेकिन मेरे लिए ये दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जिसे मैं बार बार लगातार जीती हूँ। एक अंत ना होने वाला बुरा सपना जिसे मुझे मरते दम तक जीना होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 10 साल की थी। मैं बहुत ही लाचार और मासूम लड़की थी, खुद को ना बचा पाने वाली। मेरी मॉम सोने से पहले मुझे एक कहानी सुना रही थी और मेरा भाई अपने बिस्तर पर बैठकर हंस रहा था। और ऐसे ही कहानी का अंत हुआ। क्या तुम्हें यह कहानी पसंद आई? हाँ मॉम। खैर, अब सोने का वक्त है मेरी प्यारी गुड़िया। कल सुबह जब तुम उठोगी, डैडी भी काम से वापस लौट आएंगे और फिर हम सब मिलकर देखेंगे कि सैंटा तुम्हारे लिए क्या लाया है। मॉम, ग्रिंच बुरा आदमी नहीं था ना? नहीं बेटे, वो बस अकेला था। जब उसे क्रिसमस के बारे में पता चला तो वो खुश हो गया। तो अगर हम बुरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें तो वो भी अच्छे हो जाते हैं ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। एलिन, इस कहानी पर यकीन मत करना, ये सिर्फ बच्चों के लिए बनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? सच की कहानी में ग्रिंच एक राक्षस होता है जो सभी बच्चों को खाकर क्रिसमस खराब करना चाहता है। गैब्रियल, ये सब उसे मत बताओ। चलो तुम भी सो जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भी बच्चे ही हो और ग्रिंच तुम्हें भी खा जाएगा। हाँ, लेकिन मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ और वो तुम्हें पहले खाएगा। मॉम, कोई किसी को नहीं खाएगा, ये बस एक कहानी है। तुम दोनों अब बस बहुत हुआ ग्रिंच की बातें, चलो सो जाओ। जी मॉम। कमरे से बाहर निकलते हुए मेरी मॉम ने हमें मुड़कर देखा और लाइट बंद करते हुए हमें गुड नाइट कहा। मैं डरी हुई थी और सोने नहीं जाना चाहती थी। मेरी आंखें अंधेरे में देखने के लिए खुद को तैयार करने लगी। मैं कुछ देख पा रही थी, लेकिन अभी भी सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। गेबी, क्या ये सच है कि ग्रिंच मुझे खाने आ रहा है? क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? अब ये जाने भी दो एलिन, ग्रिंच तुम्हें नहीं खाएगा। तुम कितनी बदसूरत हो। हे, मैं बदसूरत नहीं हूँ। हाँ तुम हो। अगर उसे भूख लगी भी तो वो पहले मुझे खाएगा, अगर मैं तुमसे ज्यादा सुंदर जाऊं। नहीं, तुम मतलबी और बदसूरत दोनों हो। गैब्रियल भाई, क्या तुम वहां हो? जवाब दो मुझे, तुम मुझे डरा रहे हो। गैब्रियल, अपनी बहन को डराना बंद करो। मुझे अंदर आने पर मजबूर मत करो। माफ कीजिए मॉम। देखा, मैंने तुम्हें डरा दिया। बहुत ही बुरा मजाक था, कल मैं डैडी से शिकायत करूंगी। ओह भाई देखो, ये मजाक नहीं है, बाहर निकलो वहां से, नहीं तो मैं मॉम को बुला लूंगी। मुझे यकीन था कि मेरी धमकी काम आ जाएगी और मेरा भाई इस तरह के मजाक करना बंद कर देगा, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद मुझे उसकी चिंता होने लगी। केबी, क्या तुम वहां हो? मेरे सवाल का जवाब देते हुए एक हाथ बिस्तर के नीचे से निकल कर आया और उसने मेरे बिस्तर पर लगे गद्दे को गड़ा दिया। वो मेरा भाई नहीं था। उसकी उंगलियां बड़ी और गंदी थी और उसके हाथ पर बहुत ज्यादा बाल थे। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे परेशान किया वो ये था कि वो हाथ हरे रंग का था। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मॉम डैड को बता दूंगी। मेरी धमकी को नजरअंदाज करते हुए मेरे बिस्तर के नीचे से किसी का सर मुझे झांकने लगा। उसकी आंखें लाल और पीले रंग की थी। उसकी नजर मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। वो बहुत गुस्से में था और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे ना जाने कितनी नफरत करता हो। इससे पहले कि मैं चीख पाती, एक और हाथ बिस्तर के नीचे से निकल कर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बिस्तर के नीचे धकेलने लगा। नहीं मॉम, ये ग्रिंच है। जैसे ही मैं चिल्लाई, उस राक्षस ने मेरी टांग पकड़ी और मुझे बिस्तर के नीचे खींचने लगा। अचानक उसका हाथ मेरी तरफ आना बंद हुआ और कमरे की लाइट जल गई। एलिन, क्या हुआ? क्या सब ठीक है? मॉम, बिस्तर के नीचे एक राक्षस है। दरअसल वो ग्रिंच है। उसने गेबी को खा लिया और अब वो मेरे पीछे पड़ा है। अब बस हुआ गैब्रियल, अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। जब तुम्हारे फादर वापस आ जाएंगे तो वो ही तुम्हें समझा पाएंगे। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। मेरी मॉम और भाई मर चुके थे। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। मैं बस वहां डर के मारे कांपते हुए खड़ी रही और कुछ सेकंड्स तक अपनी मॉम को चीखने की आवाज सुनती रही। उन्होंने फौरन चिल्लाना बंद कर दिया और तभी बिस्तर के नीचे से ग्रिंच की आंखें चमकने लगी। वो राक्षस धीरे धीरे और बड़े ही आराम से बाहर निकला। मुझे घूरते हुए वो पास से निकल गया और उसने जाकर कमरे की लाइट और दरवाजा बंद कर दिया। उसी वक्त से मुझे बस 2 चीजें सुनाई देने लगी, मेरे दिल की धड़कन और ग्रिंच के धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए कदम। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके पैरों की आवाज तेज होती जा रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और घृणा की भावना थी।
मेरा नसीब लिखा जा चुका था। इससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं था। मेरा खून जम चुका था और सारी शक्ति मेरे शरीर में वापस जा चुकी थी, वहां से भागने या लड़ने के लिए नहीं बल्कि चिल्लाने के लिए। उस राक्षस ने चलना बंद कर दिया था, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उसे डरा दिया था, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो मेरे पीछे खड़ा था। मैं उसे देख नहीं पाई, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी के जोर जोर के सांस लेने की आवाज आती रही। कुछ ही सेकंड्स में सांस लेने की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। ग्रिंच धीरे धीरे अपना मुंह खोल रहा था ताकि वो मुझे खा सके, लेकिन साथ ही साथ वो मेरे अंदर उसका डर देखकर भी बहुत खुश हो रहा था। आखिर में बहुत जोर की एक आवाज हुई। वो आवाज दरवाजा खोलने की थी। मेरे डैड काम से घर आ गए थे। उन्होंने फौरन कमरे की लाइट जलाई और मेरी तरफ देखा। ग्रिंच जा चुका था। एलिन, क्या हो रहा है? तुम्हारी मॉम कहाँ है और तुम्हारा भाई? मेरे अंदर फिर से जान आ गई थी और मैं जितनी तेज हो सके अपने डैड की तरफ भागी और उनकी जैकेट पकड़कर गले लगा लिया। डैड, चलिए भागिए यहाँ से, हमारे घर में एक राक्षस है ग्रिंच, हमें यहाँ से जाना होगा। बिना मेरी बात को पूरी तरह समझे वो मेरे पीछे भागने लगे। हम घर के बाहर थे। हेलिन, रुको, हमें यहाँ से भागना होगा डैड, वरना वो हमें पकड़ लेगा। हनी, तुम पड़ोस के घर में जाओ और उन्हें पुलिस को फोन करने के लिए कहो। अगर कोई बुरा आदमी हमारे घर चोरी करने आया है तो मुझे तुम्हारी मॉम और गेबी को बचाना होगा। नहीं डैडी, ये कोई आदमी नहीं है, वो ग्रिंच है, वो आपको खा जाएगा। सुनो बेटी, डैडी जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम बस पड़ोसियों के घर जाओ। और फिर इसी तरह मेरे डैड घर के अंदर वापस चले गए। तब मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था। अगले कुछ दिनों तक पुलिस ने इस घटना की छानबीन की। ना ही उन्हें कभी कोई अपराधी दिखा और ना ही उन्होंने कभी मेरे बात पर यकीन किया, क्योंकि मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो मेरी देखभाल कर सके। इसलिए हमारे पड़ोसियों ने ही मुझे पालने का फैसला किया। वो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स जैसे ही थे। उस दिन के बाद से ऐसा कोई भी क्रिसमस नहीं गया जब मुझे ये ना लगा हो कि आज ग्रिंच मेरी तलाश में वापस आएगा। लेकिन अब मुझे उसे डर नहीं लगता। मैं बहुत ही हंसमुख लड़की हूँ, लेकिन क्रिसमस वाले दिन मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। मैं लाइट्स बंद करके कमरे के बीचों बीच हाथ में गन लिए बैठ जाती हूँ और ग्रिंच के वापस आकर अपना काम खत्म करने का इंतजार करती हूँ। मैं अपना क्रिसमस ट्री सजा रही थी जब मुझे अपने घर के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने पीप होल से झांक कर देखा तो मेरी उम्र की एक लड़की भारी सूटकेस ढकेलते हुए सामने वाले अपार्टमेंट में जा रही थी। आखिरकार एक पड़ोसी। मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस साल मैं क्रिसमस अकेले नहीं मनाऊंगी। मैंने दरवाजा खोला और उस लड़की को कहा, हाय, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। मैं कैथी हूं, तुम्हारी पड़ोसी, और तुम? वो अंदर घुसी और उसने जोर से दरवाजा मेरे मुंह पर दे मारा। मुझे बुरा लगा कि मैं तो उसके साथ अच्छा पेश आ रही थी और उसने मुझे धुतकार दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैंने तय किया कि अपने नए पड़ोसी के लिए पहले दिन आने की खुशी में उसके लिए कुकीज बनाऊंगी। मैंने ये भी सोचा कि क्यों ना मैं उसे डिनर पर अपने घर बुला लूं और हम साथ मिलकर क्रिसमस मनाएं। जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वो हाल ही में भरना शुरू हुई थी, इसलिए ज्यादातर घर खाली थे। जिस माले पर मैं रहती थी वहां मेरे अलावा अब एक और नई लड़की भी आ गई थी। चॉकलेट कुकीज को ओवन में रखने के बाद मैंने चमकती हुई नई क्रिसमस लाइट्स पूरे कमरे में लगा दी। क्रिसमस ट्री के ऊपर लगी हुई लाल घंटी उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। मैंने अपना प्यारा एल्फ का कॉस्ट्यूम पहना और मैं कुकीज के पकने का इंतजार करने लगी। और तभी जोर जोर से गाने चलने की आवाज आने लगी, जिसने पूरी बिल्डिंग को हिला दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज उस नई लड़की के घर से आ रही है, मैंने निराशा भरी एक लंबी सांस ली। इसे मनाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। घबराते हुए मैंने उसके घर की घंटी बजाई। पहली बार में उसने सुना नहीं, इसलिए मैंने दोबारा घंटी बजाई। इस बार गाने बंद हुए और पैरों की आवाज दरवाजे की तरफ आती हुई सुनाई देने लगी। क्या है? उसने एक ही जोरदार झटके के साथ दरवाजा खोला। गुस्से भरी आंखों से वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे खा ही लेगी। मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई हैं। मेरी क्रिसमस। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं तो बस तुम्हें आज रात खाने पर आमंत्रित करने आई थी। आज क्रिसमस की शाम है और हम दोनों ही अकेले रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्या कि मैं तुम जैसी पतली चुड़ैल के साथ वक्त बिताना पसंद करूंगी। क्या तुम्हें समझ में आता भी है कि अपनी हद में रहना किसे कहते हैं? कैथी, माफ करना, मैं तो बस चाहती थी कि हम दोस्त बन जाएं। दोस्त? क्या सच में? मैं तुम जैसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करती। मेरे जैसे लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? वो लोग जो क्रिसमस को लेकर पागल हैं। मेरा मतलब है कि ये सब एक झूठ है।
इस दिन के बारे में कुछ भी इतना खास नहीं है। ये दुनिया एक अंधेरे नगरी है और सेंटा क्लॉज जाए भाड़ में। तुम इसे वापस लो। नहीं तो क्या? हाँ, मुझे नफरत है क्रिसमस से, मुझे नफरत है सेंटा क्लॉज से, और मुझे नफरत है तुम जैसे लोगों से जो अपनी घटिया लाचार जिंदगी को क्रिसमस की खुशी के पीछे दफना देते हैं। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। बदले में वो मुझे बस देखती रही। फिर मैंने शांत आवाज में उससे कहा, लगता है मुझे तुम्हारे साथ दूसरी तरह की कोशिश करनी होगी। खैर, जो भी है। मैं अपने कपड़ों में मोमबत्ती का जो स्टैंड छुपा कर लाई थी उसे मैंने उसके सर पर वार किया और किसी अनजान फंसे हुए खरगोश की तरह वो जमीन पर जा गिरी। और फिर मैंने अपने हाथ से बनी ताजी चॉकलेट कुकीज को चखा। बहुत ही स्वादिष्ट। चलो क्रिसमस मनाते हैं। कुछ मिनट बाद मैंने अपनी गुस्सैल पड़ोसन को अपने घर के अंदर धकेल लिया और रस्सी से उसे क्रिसमस ट्री की तरफ मुंह करके एक कुर्सी पर रस्सी से बांध कर बैठा दिया ताकि वो और कोई बेवकूफी भरी हरकत ना कर सके। क्रिसमस का मतलब है खुशी और प्यार बांटना। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह समझा सकती हूं। मैंने चिकन भुना, उबले हुए आलू बनाए और मेरा मीठे में मेरा खास स्ट्रॉबेरी केक भी बनाया। एक बार जब मैंने अपने हाथों से यह सारा स्वादिष्ट खाना बना लिया, फिर मैं उस बेचारी लड़की को जगाने गई। उठे राजकुमारी, तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है। मैं कहा, बस बस बस, अब उठ भी जाओ, आज रात हम बहुत मजे करेंगे। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। मेरे घर में ये उसका पहला अनुभव था और मैं उसके चेहरे पर डर देखकर बहुत खुश थी। क्या हो रहा है? तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो? मैं? नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने की कोशिश कर रही हूं, बस। जाने तो मुझे, समझी? नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। तुम कोशिश कर सकती हो। मदद करो मेरी, मैं यहां हूं, प्लीज कोई मेरी मदद करो। ला 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 ला। जाने दो मुझे, प्लीज। तुम बेवजह चिल्ला रही हो। यहां तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने चाकू दूर कर लिया क्योंकि यकीनन उससे वो नई लड़की डर रही थी। फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? हाय, मेरा नाम कैथी है और तुम्हारा? समैंथा। ये हुई ना अच्छी लड़कियों वाली बात। समैंथा की खूबसूरत आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे बुरा भी लगा, लेकिन उसने मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था। अब बस भी करो, रो मत। तुम अब बस मुझे शर्मिंदा कर रही हो। देखो, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम ही अपने आंकड़ा नहीं छोड़ रही थी, तो आखिर मैं क्या करती? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ वो नहीं किया जो रमोना के साथ किया था। रमोना? एक मिनट, ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझसे पहले ये घर छोड़ा था, और वो भी क्रिसमस की शाम को। क्या बात है, काफी कुछ पता करके आई हो तुम। लेकिन उसने ये घर छोड़ा नहीं था, मैंने उसे गायब किया था। सैम का चेहरा बदल गया। वो डर के मारे फीकी पड़ गई। उसका मुंह हैरान होकर खुल गया। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे अमर कर दिया ताकि वो जिंदगी में कभी भी मेरे साथ क्रिसमस मनाने से ना चूक पाए। मैं उसे हमारे साथ बिठाने के लिए लेकर आती हूँ। रेमोना, रेमोना, आओ, हमारे साथ एक नई दोस्त भी है। मैं अपने बेडरूम में गई और पहली बार रेमोना को लिविंग रूम में लेकर आई। वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। ओह माय गॉड, ये कैसे? माफ करना, मैं बताना भूल गई। जानवरों की चमड़ी निकालकर उनमें रुई भरना मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। शिकार के बाद सभी जंगली जानवरों के अंदर सामान भरने में उन्हें बहुत मजा आता था। ये बहुत ही आसान है, तुम भी ये कर सकती हो। चमड़ी के अंदर का सारा सामान बाहर निकालना होता है और फिर उसे बोरक्स से घिस लो ताकि वो जल्दी सूख ना जाए। और आखिर में सबसे आसान काम, उसके अंदर बहुत सारी रुई भर दो और फिर उसे सिल दो। है ना आसान? तुम पागल हो और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम अकेली क्यों हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खोलने लगा। गुस्से की अंगारें मेरे रगों में दौड़ने लगी। मैं सैम को देखकर मुस्कुराई। क्या बात है रमोना,
तुम चाहती हो कि समंथा भी तुम्हारी तरह हो जाए? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर कर सकती हूँ। ये तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा होगा। मैंने गाने चलाए। क्रिसमस की लहर पूरे घर में फैल गई। सैम चिल्लाने लगी, दिल खोल कर चिल्लाने लगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे इनकी चीख सुनने में बहुत मजा आता है। मैंने अपने औजारों को धार देना शुरू कर दिया। खाना ठंडा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे लिए ये करना ज्यादा जरूरी है। आखिरकार रेमोना ने अपना तोहफा जो मांगा है। क्रिसमस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपना दिल हल्का रखो और मजे करो। जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं उसकी शुरुआत एक दुखद घटना से होती है। जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता की हत्या कर दी गई थी। एक आदमी जिसकी मानसिक हालत खराब थी हमारे घर में आया और उसने उन्हें मार डाला, जबकि मैं छुपा हुआ था। खैर, ये एक अलग कहानी है। इस वक्त के दौरान जब ये तय किया जा रहा था कि मैं अब किसके पास रहूंगा, मुझे अपने दादाजी के घर में रहना पड़ा। वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह रहते थे, लेकिन वो मेरा ज्यादा वक्त ध्यान नहीं रख पाए क्योंकि वो काफी बूढ़े थे और उनकी तबीयत खराब रहती थी। इसलिए कुछ हफ्तों बाद मैं अपनी आंट के साथ रहने लगा। तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ स्कॉट बेटा। अंदर आओ, लाओ मैं तुम्हारा सामान उठाने में मदद कर दूं। आपका शुक्रिया आंटी। मैं जानता था कि वो एक अच्छी इंसान है, यहाँ तक कि मेरे दादाजी ने भी उनके बारे में मुझे बताया था। क्या जानते हो कि वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, इसलिए वो तुम्हें अपने साथ रखकर बहुत खुश होंगी। वो बहुत ही नेक दिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनमें कोई तो अजीब बात थी, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से जब भी वो मुझे देखती तो मुझे अजीब लगने लगता। तुम्हें अपने नए घर में स्वागत करने का क्रिसमस से अच्छा दिन नहीं हो सकता था, है ना? अरे इसी से याद आया, क्या तुम मुझे क्रिसमस को सजाने में मदद करोगे? मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि मैं इतनी बिजी हो गई थी कि खैर हम ये एक साथ कर सकते हैं, एक परिवार की तरह। हाँ जरूर जरूर आंट डेब्रा। ओ लेकिन पहले तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो मेरे बच्चे। मैंने ज्यादातर दिन का वक्त अपना सामान संभालने में लगा दिया और थोड़ी देर आराम किया जैसे कि उन्होंने कहा था। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ आवाज सुनी, मैं रुका और मैंने अपना बेडरूम का दरवाजा खोला। आंट डेब्रा, क्या आप ठीक है? क्योंकि उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं नीचे गया। मेरी आंट लिविंग रूम में थी। मुझे लगा आपको मेरी मदद की जरूरत है। वो पहले से ही क्रिसमस ट्री को सजा चुकी थी। मैं तो बस शुरू ही कर रही थी। अब तुम जब यहाँ हो तो क्या तुम मेरे लिए किचन से वो बक्सा ले आओगे? जब मैं किचन में पहुंचा तो वहां सिर्फ एक ही बक्सा पड़ा हुआ था। वो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मैं कसम खाता हूं मैंने आज से पहले इतना भारी सामान नहीं उठाया था। वो मेरे लिए बहुत भारी था, लेकिन फिर भी मैंने उसे लिविंग रूम तक ले जाने की कोशिश की, सिर्फ अपनी आंट की मदद करने के लिए। लेकिन वो मेरी गलती थी। हाँ स्कॉट, क्या तुम ठीक हो? वो बक्सा जो मुझे कुछ ही इंच की दूरी पर जाकर गिरा था अब खुल चुका था। यस आंटी। मैं फौरन उसके पास गया ताकि उसे बंद करके दोबारा उठा सकूं। हाँ? उस बक्से के अंदर चीनी मिट्टी की कुछ गुड़ियां थी। स्कॉट, ओह मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि ये तुम्हारे लिए भारी होगा। मेरी आंट ने हाथ में उस बक्से को लिया और लिविंग रूम की तरफ जाने लगी। आओ देखते हैं कि ये ठीक भी है या नहीं। जब तक मैं उठकर वहां पहुंचा तो मेरी आंटी बक्से में से पहले ही 3 गुड़ियां निकाल चुकी थी। हालांकि उन्हें बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत डरावनी लग रही थी। उनका रंग बहुत ही अजीब था। उनकी आंखें और उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मैं चौथी गुड़िया को देखने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी आंटी ने कहा, ध्यान से। मुझे लगा कि शायद वो चाहती है कि मैं उस गुड़िया को बक्से से निकाल दूं, इसलिए मैंने निकाल दिया। वो उन सब गुड़िया में से सबसे डरावनी थी। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी और मुंह खुला था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उल्टी कर देगी। ओह स्कॉट, मुझे माफ करना, उसके मुंह में कीड़ा था। तुम अपने कमरे में चले जाओ, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं पूरे समय के लिए अपने कमरे में ही रहा क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ड्राइंग करते करते मुझे नींद आ गई। लेकिन फिर रात होने पर मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी उठा और मैंने अलमारी से अपने लिए एक पजामा निकाला और उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जमीन खुरची है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था,
लेकिन क्योंकि मैं अभी भी नींद में था इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और कमरे से निकलकर बाथरूम में चला गया। जाहिर सी बात है कि मैंने अपना पजामा पहना और अपने दांतों को ब्रश करने लगा जब मैंने फिर एक आवाज सुनी। दरवाजा फिर से खुल चुका था। मैं फौरन उसके बाहर चला गया और हॉलवे में देखा। एंड डेब्रा, वो वहां नहीं थी। मैं वहां अकेला था और मैं वापस से वही करने लगा जो कर रहा था। लेकिन अचानक मैंने देखा कि शावर का पर्दा एक कोने से अपने आप खुलने लगा। जैसे ही मैंने उसे ढंग से देखने के लिए अपना सर घुमाया, एक भयानक आवाज आने लगी। इस बार वो पर्दा और भी ज्यादा खुल चुका था। मैं फौरन पीछे हट गया, लेकिन फिसल कर बाथरूम से बाहर हॉलवे में जा गिरा। आउच! जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे अपने हाथ पर कोई चीज महसूस होने लगी। हाँ। मैंने अपना हाथ झटक कर उसे दूर किया और तब जाकर मुझे उस चीज की परछाई दिखाई दी। एक छोटी कद का प्राणी सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ भागते हुए दिखाई दिया और उसके हाथ में मेरा टूथब्रश था। बिना एक बार सोचे मैंने फौरन उसका पीछे भागना शुरू किया, लेकिन जब मैं नीचे पहुंचा तो मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे ये नहीं याद था कि लाइट चलाने के लिए बटन कहाँ, इसलिए मैं स्विच ढूंढते हुए दीवार पर हाथ मारने लगा। लेकिन लगातार आती हुई वो आवाज से मैं घबराने लगा। फिर अचानक मुझे अपने पैर पर कुछ नुकीला चुभना जैसा महसूस हुआ। मुझे आज भी याद है जैसे ही मुझे स्विच बोर्ड का पता चला और मैंने लाइट जलाकर रोशनी का एहसास किया, इस खुशी से मेरी आंख में आंसू आ गए। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर गई, मेरी सारी खुशी गायब हो गई। क्रिसमस ट्री के नीचे चीनी मिट्टी से बनी वो गुड़िया पड़ी हुई थी और उनके पास पड़ा था मेरा टूथब्रश। नहीं, पहले तो मैं पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि एक गुड़िया की आंख से कीड़ा निकल रहा है तो मैं फौरन अपने कमरे में भाग गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जैसे ही मैं अपने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर पर कूदा, मैं धीरे धीरे सांस लेने की हालत में आ पाया। लेकिन एक बार फिर मैंने आवाज सुनी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। क्योंकि अब आवाज आना बंद हो गई थी इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। शुक्र। अचानक जो भी चीज मेरा पीछा कर रही थी उसने मुझे खरोचना शुरू कर दिया। वो चीनी मिट्टी की कोई गुड़िया नहीं थी, वो तो बल्कि हरे रंग के छोटे छोटे प्राणी थे जिनके नाखून और दांत किसी ब्लेड की तरह नोकीले थे। दूर हो जाओ मुझसे, छोड़ दो मुझे। मैंने उन्हें खुद से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो अपने नाखून मेरे अंदर खड़ाते ताकि वो मुझे पकड़ सके। हटो, छोड़ो मुझे। वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मेरे बाल खींचने शुरू कर दिए और तो और मेरा एक दांत भी तोड़ दिया। और तब मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह मेरी आंटी ने मुझे बेहोशी की हालत में जख्मी पाया। वो मुझे इस हाल में देखकर घबरा गई। उन्होंने फौरन पुलिस को और एम्बुलेंस को बुलाया। उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की और वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि गॉबलिन्स का नाम देकर मेरे लिए और मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि हादसे से उभरने के लिए मैंने कोई कहानी बनाई है। लेकिन मैं जानता था कि जो मैंने देखा था वो बिल्कुल सच था। उस साल मैंने अपने दादाजी के साथ क्रिसमस मनाया। उन्होंने मुझे बहुत से तोहफे दिए, लेकिन मैं सिर्फ अपने टूटे हुए बाल और दांत वापस पाना चाहता था, जो मैंने हमेशा के लिए खो दिए थे।